हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं या फिर आप पीएचडी कर चुके हैं तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा और कितना चैलेंजिंग होगा आपको जॉब लेने के लिए। और यदि आप पीएचडी में एनरोल्ड भी हैं तो भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो फर्स्ट तो मैं आप यदि आप पीएचडी में हैं तो ये हमारे इंडिया के लिए भी और इवन हमारी कंट्री के लिए भी बहुत बुरी बात है कि ज़्यादातर जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वर्क लोड की बात कर लेती हूँ। जब कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा होता है तो उस पर कितना वर्क लोड होता है या फिर उसका जो रिसर्च वर्क है, यदि आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ही आप रिसर्च में जाइए, बिकॉज यहाँ पर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। कई बार तो ऐसा होता है आप फेस्टिवल्स में भी अपने घर नहीं जा पाएंगे और 9 to 6 होता है, यानी कि आप यदि 9 AM पर आ जाते हैं यहाँ पर तो आप 6 PM पर ही वापस जाएंगे अपनी लैब से। तो ये 9 to 6 वाला है आपका डेली का। यहाँ पर आपको डेली बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जितने भी हों 2-3 लगभग इतने ही रिसर्च पेपर्स लोग पढ़ पाते हैं एक दिन में बहुत ही अच्छे से। इतने रिसर्च पेपर आपको करना होगा, इवन प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू आपको करना होगा डेली। और आपको आपका जो सिंथेसिस वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट करना होगा। ये सिंथेसिस वाला पोर्शन भी इतना ईजी नहीं है यदि आप एक्सपेरिमेंटल वर्क में हैं तो। और यदि आप थ्योरेटिकल में हैं तो वो भी आपके लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भी सीखनी होगी यदि आप बेसिक साइंस के हैं। यदि आप सिंथेसिस वाले पोर्शन में तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी करेंगे यहाँ पर, तो आपको उनको भी ठीक करनी होगी। उसके लिए भी क्या होगा, टाइम देना होगा आपको। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ही टाइम टेकिंग है। जब आप आपके पीएचडी के और फर्स्ट ईयर हो गया, आपका सेकेंड ईयर में आते हैं तो फिर आपको पब्लिकेशन का भी करना होता है कि आप कैसे पेपर पब्लिश करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा रिगरस प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। पब्लिकेशन में आप पूरा वर्क करते हैं, उसका प्रॉपर रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू जर्नल्स में आप भेजते हैं उसको, और फिर यहाँ पर लगभग आपका 1 ईयर का जो टाइम है ऐसे ही चला जाता है पब्लिकेशन में। यहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड वर्क करना होता है पब्लिश करने के लिए। इवन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर जो डेटा है वो ठीक से विजुलाइज होना चाहिए। यहाँ पर तभी आप चीज़ें जो है प्रॉपर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन है लैब्स में वो भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है इस पूरी प्रोसेस के लिए। सिमिलरली आप जब थीसिस लिखेंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। आपका प्रॉपर जो वर्क हुआ है, आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट करने होंगे विद इन अ टाइम लिमिट। प्रॉपर जो टाइम लिमिट होता है वो हमारे इंडिया में 3 ईयर to 5 ईयर तक होता है, कि ये जो है मिनिमम टाइम लिमिट जेआरएफ वाला, एंड अदर 2 ईयर होते हैं उसमें आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं यदि आपके पास जेआरएफ है या कोई फेलोशिप है तो। बट जेआरएफ भी हमारे इंडिया में बहुत ही कम मिलता है, 37,000। इतना ज़्यादा जेआरएफ, इतना कम जेआरएफ है तो इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज इतना तो ग्रुप डी वाले की ही जॉब का रहता है सैलरी। उसमें भी नहीं हो पाएगा। एंड इवन आप जब आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स भी होते हैं पीएचडी के टाइम पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कितने एज ग्रुप वाले जो 22 से ये 27 या फिर इससे कम वाले भी हो सकता है, 21-22 से लोग लगभग स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा वाले भी आए इसमें। आपके पास बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है पीएचडी के टाइम पे। अब इस फाइनेंशियल बर्डन को आप कैसे टैकल करते हैं, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए जहाँ पर आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप का ऑप्शन मिले। यदि आपके पास जेआरएफ नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, यदि आप आईआईटीज़ में जाते हैं तो आपके पास पीएमआरएफ का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें काफ़ी अच्छी फेलोशिप जो है आपको मिल जाती है, जो कि 70,000 से भी ज़्यादा की पर मंथ की होती है। इवन आपको एचआरए सब कुछ मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस वगैरह सब मिलते हैं इसमें। तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनमें कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, या कुछ आईआईटीज़ हैं जिनमें प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ जो है प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ फाइनेंशियली असिस्टेंशिप जो है मिल जाती है। ये चीज़ें आपको फाइनेंशियली असिस्ट कर देंगी। आप इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में जाइए यदि आप पीएचडी में एनरोल नहीं है। तो यदि आप ऑलरेडी हैं तो फिर आपके पास जेआरएफ भी नहीं है, कोई फेलोशिप भी नहीं है, तो भी आप अदर ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं।
तो या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी किसी पोस्ट पर हैं, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाइए जहाँ पर आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े और थोड़े से वर्क में ही आपका काम हो जाए। मीन्स आप थोड़े घंटों के लिए जाएं वहाँ पर और कुछ थोड़ा वर्क कर लें, मतलब आपको दिन भर वहाँ पर स्पेंड ना करना हो, दिन भर वर्क ना करना पड़े, तो आप ऐसे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं यदि आप ऑलरेडी किसी पोस्ट पर हैं, या आप वर्किंग या यदि आप वर्किंग पर्सन है या जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब में है या जो गवर्नमेंट जॉब में है, तो आप ऐसे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। एंड तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, अब तो पीएचडी हो गया, अब क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। मान लीजिए पीएचडी होने के बाद भी आपको बहुत ही चैलेंजिंग होगा एकेडमिक पोजीशंस पे जाना, बिकॉज मैंने ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट देखी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा ये जो इंक्रीमेंट है पीएचडी स्टूडेंट का एनरोलमेंट का, वो जो एनरोलमेंट का जो है ना परसेंटेज, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 81% के अराउंड वो इंक्रीज़ हुआ है 2014 के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है डे बाई डे जॉब्स लेना इवन पीएचडी के बाद भी। बिकॉज जॉब्स के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो आप पीएचडी करने के बाद एकेडमिक में जा सकते हैं, दूसरा आप आयोग की जो भर्तियाँ आती हैं उसमें भी जा सकते हैं, तीसरा ऑप्शन जो होता है आपका इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, चौथा ऑप्शन आपका पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हैं आप। इतने ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है, बट ये जो ऑप्शन है पोस्ट डॉक वाला, ये परमानेंट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इसमें जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो 2 ईयर 3 ईयर इतने में ही क्या होता है कंप्लीट हो जाते हैं लगभग। आप दूसरी जगह पर फिर आपको जाना होता है। ये परमानेंट ऑप्शन नहीं है आपका, बट आप इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए जा सकते हैं। इवन अपने पीएचडी के बाद आप फॉरेन जा सकते हैं, आप कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो इंडस्ट्री वाला ऑप्शन है, यदि आप बेसिक साइंस कोर साइंस का रिसर्च है आपका, तो इसमें आपके लिए बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं, बट आपका अप्लाइड रिसर्च है तो आप इसमें इंडस्ट्री में बेसिकली जा सकते हैं। आप कुछ अपने ऐसे मटेरियल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपना कुछ ऐसा बना सकते हैं डिवाइस वगैरह जिसको आप पेटेंट करा सकते हैं और उसको आप कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बट यहाँ पर भी चीज़ें जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है करना, बिकॉज सबके पास इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो है वो होती नहीं है। सभी इंस्टीट्यूट के पास, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके पास ही होती है। यदि आप बड़े इंस्टीट्यूट में हैं तो अच्छा है, यदि आप छोटे इंस्टीट्यूट में हैं तब तो आप चीज़ें आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है, बिकॉज आपके पास ना तो ये ऑप्शन है और ना ही ये ऑप्शन है। फर्स्ट हमारे पास एकेडमिक का ऑप्शन तो वो तो आपके पास है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर यदि आप छोटी यूनिवर्सिटी से और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, यदि जेएनयू है, डीयू है, इनमें अच्छी पोजीशंस पे, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन पे या किसी साइंटिस्ट की पोजीशन पे वैकेंसी निकलती है, तो आप ऑलरेडी उसमें से आउट हो जाते हैं, बिकॉज आपका यहाँ पर क्वालिटी वर्क नहीं होता है लगभग स्टूडेंट्स का। और छोटी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, कोलैबोरेशन भी इतने अच्छे नहीं होंगे यदि आपके, तो कोई आपको रिकमेंड नहीं करेगा, और इन सब जगहों पे रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही सिलेक्शन होते हैं। इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे भी जाइए तब भी ऐसी ही हालत है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इवन आईआईटीज़ और सीएसआईआर वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है एकेडमिक में। फिर हम देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स क्या आपको अच्छा पे कर पाएंगे। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में जो कि बहुत ही अच्छा पे करती हैं इस टाइम पे, जैसे बीआईटी हो गया, एसआरएम हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं प्राइवेट, और जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा पे कर सकती हैं। बट अदर यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप जाते, तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज इनमें भी एक्सपीरियंस लगेगा आपने हाई क्वालिटी वर्क किया है या नहीं, तो यहाँ पर भी कंपटीशन है। बट अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी से हैं और कम इम्पैक्ट के पेपर भी पब्लिश, इवन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी हैं, तो भी यहाँ पर चीज़ें थोड़ा स्ट्रगलिंग हो जाती हैं, बिकॉज कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं, वो बहुत ही कम पे करती हैं, लो सैलरी रहती है बहुत ही ज़्यादा, जो कि 40,000 से भी कम है, इवन आपके एसआरएफ और जेआरएफ से भी कम। तो इतनी सैलरी में वर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ज़्यादातर पीएचडी स्टूडेंट जो हैं उन्हें स्ट्रगल करना होता है। तो या तो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाते हैं, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको अच्छा पे कर देती हैं, बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप 11th-12th के लिए भी जाते हो, IIT जेईई नीट के लिए भी, तो वो ऑलरेडी मांगते हैं आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ओके। और दूसरे प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर भी प्रेफरेंस जो है ना, यदि आप बेसिक साइंस वाले हो तो आपको इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली है, और इवन आर्ट साइड के हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्रेफरेंस तो आपको यहाँ नहीं मिलने वाली है, बिकॉज प्रेफरेंस तो यहाँ पर बीटेक वालों को ही मिलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप आईआईटी से हो तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे चांस हो जाते हैं यहाँ पर। बट यहाँ कर सकते हो, इवन चैलेंजिंग है बट किया जा सकता है। और लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट का हाल तो बहुत ही बुरा है। इवन आप अपने टाउन के आसपास यदि किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे भी तो भी आपको वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा पे नहीं करेंगे, जो कि एक सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल या आईसीएसई बोर्ड के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनसे भी कम सैलरी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर तो इतना पढ़ाई करने के बाद भी इतना स्ट्रगलिंग है चीज़ें इवन पीएचडी वालों के लिए। सो इन चीज़ों में सिस्टम में थोड़ा सुधार होना चाहिए, जिससे कि चीज़ें क्या हो, बहुत ही अच्छी हो पाएँ और इवन पीएचडी वालों को भी कुछ अच्छे मौके मिल पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। और आप मुझे कमेंट भी करें कि कैसे इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है।